स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं कक्षा 9 के लिए केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट 9 और 11 के लिए केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। यानी केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई या केमिस्ट्री किन किन अंगों को मिला करके कैसे कैसे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, कैसे तत्व के खोज हुए, कैसे पदार्थ किसे कहते हैं या अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, इन तमाम सारे वैज्ञानिकों के मतों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले डाल ही दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय। रसायन विज्ञान का परिचय। तो देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया। देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया नामक स्थान से हुई। अतः सबसे पहले जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, केमिस्ट्री की खोज हुई, वो मिस्र के केमिया नामक स्थान पर हुई। अतः रसायन विज्ञान का नाम क्या रख दिया गया, इसी स्थान के नाम के ऊपर केमिस्ट्री रख दिया गया। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति या केमिस्ट्री शब्द की जो खोज हुई थी मिस्र के केमिया नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए रसायन विज्ञान को मिस्र के लैटिन भाषा के रूप में केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अब हमने डाल दिया है कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की परिभाषा, यानी रसायन विज्ञान की परिचय। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की परिभाषा बता देता हूँ। डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में बता देता हूँ। अगला मैंने हेडिंग भी डाला है, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग देखिए, रसायन विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, बनावट, रचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, रचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, रचना एवं परिवर्तन, उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए, रसायन विज्ञान को तत्वों के यानी यौगिकों के आधार पर 2 रूपों में बांटा गया। यानी रसायन विज्ञान की 2 शाखा होती है। देखिए, मुख्य रसायन के 2 शाखाएं होती है, एक अकार्बनिक रसायन और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन। पहला क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें तो देखिए, रसायन अकार्बनिक रसायन की बात कर लेते हैं तो करेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर, क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़ करके अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधि एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके अन्य तत्वों के प्राप्त करने की विधि को या फिर उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके अन्य तत्वों के प्राप्त करने की विधि एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक रसायन की। तो क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या कार्बनिक या कार्बन के यौगिकों को प्राप्त करने व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन दे दिया पहले से ही, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के प्राप्त करने की विधि एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है।
इतनी बात क्लियर। हमने कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक में जो सबसे चीज होती है, जो मुख्य बात होती है, वो होता है पदार्थ। देखिए पदार्थ में ही तो परिवर्तन होता है। जैसे हम दूध को गर्म करके उबाल के रात भर के लिए रख देते हैं तो दही जम जाती है, या फिर दूध को जलाते जाते हैं तो खोया बन जाता है, या फिर कोयले को जलाते हैं तो राख बन जाती है। तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया किसके ऊपर होती है? पदार्थ के ऊपर होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पदार्थ के ऊपर। मैटर, व्हाट इज मैटर? पदार्थ किसे कहते हैं? या देखिए पदार्थ दोनों में आता है, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री दोनों में आता है। बात कर लेते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की परिभाषा हो जाएगी रसायन विज्ञान, क्या बोलेंगे? पदार्थ जो कहेंगे क्या? पदार्थ की परिभाषा बताएंगे कि जो स्थान घेरती है, क्या बोलेंगे? जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करें। ज्ञानेंद्रिया मतलब आँख, नाक, कान, त्वचा। आँख, नाक, कान, त्वचा से अगर हम क्या करें? उसका अनुभव करें। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको छूता है तो आपको क्या होगा? पता चल जाएगा। तो पदार्थ की परिभाषा हो जाएगी जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, पदार्थ कहलाता है। क्या कहेंगे? जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता हो और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, पदार्थ कहलाता है। क्या कहेंगे? जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता हो, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती। कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं मैटर के। मैटर के कितने? 3 फॉर्म होते हैं। पहला क्या? ठोस। दूसरा क्या? द्रव। तीसरा क्या? गैस। यानी पहला सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या होता है? गैस। ठीक है। अब देखिए पहले इन सब की बात कर लें। पदार्थ की एक और अवस्था होती प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? जो न द्रव में हो न ही ठोस में हो, ऐसे पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे दही, घी, ये सब क्या? न तो द्रव है न तो ठोस है। ये दोनों बीच के क्या? कड़ी हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहला क्या? ठोस, द्रव और गैस। देखिए अब ठोस के बारे में बात कर लेते हैं। ठोस किसे कहते हैं या सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड यानी जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। कहने का मतलब आकार एवं आयतन का मतलब आप जहाँ पे भी रखेंगे वो उतना क्या करेंगे? आकार ग्रहण कर लेते हैं। यानी उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई गेंद है तो कैसी होगी? गोल होगी। अगर कोई ईंट है तो क्या होगी? आयताकार होगी या घनाभ के आकार की होगी। यानी कहने का मतलब इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन का मतलब आयतन भी इसका क्या होता है? निश्चित होता है। यानी जितना होता है उतना यह स्थान ग्रहण करता है, इससे ज़्यादा स्थान नहीं ग्रहण करता। जैसे मैं एक ठोस टुकड़े को उठाकर किसी बर्तन में रख दूं तो वह टुकड़ा क्या करेगा? जितना बड़ा है उतना स्थान क्या कर लेगा? घेर लेगा। इसी को कहते हैं आयतन। यानी किसी पदार्थ के स्थान घेरने की क्षमता को आयतन कहते हैं। जितना उसका स्थान होगा वही उसका क्या होगा? आयतन होगा। यानी क्या कहेंगे? ठोस के लिए परिभाषा होगी, ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्या कहेंगे? ठोस के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन क्यों निश्चित होता है? क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच, क्या कहेंगे? फिर से बोल देता हूँ, ठोस के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य यानी कहने का मतलब जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। क्यों इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य प्रबल क्या लगता है? इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु अवकाश बल क्या होता है? अत्यधिक प्रबल होता है। यानी ठोस के अणुओं के बीच जो अंतरा अणु अवकाश बल कार्य करता है वो अत्यंत क्या होता है? प्रबल होता है। इसी कारण ये ठोस बन जाते हैं। यानी इनके अणु आपस में क्या होते हैं? बहुत सघन बल द्वारा, यानी एकदम ताकतवर बल द्वारा बंधे होते हैं। इसीलिए ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला
अंतरा अणु अवकाश बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठोस के अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा अणु अवकाश बल क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच क्या अंतरा अणु अवकाश बल जो कार्य करता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब देखिए गैस की बात कर ले तो गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि इस पे लगने वाला अंतरा अणु अवकाश बल क्या होते हैं, नगण्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। अतः इनके अणुओं के बीच कोई बल कार्य नहीं करता, नगण्य बल कार्य करता है। अतः इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव क्यों होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु अवकाश बल क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। और द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणु अवकाश बल क्या होता है, बहुत कम होता है। अब अगली बात कर लेते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पहला क्या आता है, पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप क्या कहेंगे भौतिक परिवर्तन में, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो और कोई नया पदार्थ न बने और पदार्थ अपनी पुनर्वस्था में आ जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और पदार्थ अपनी पुनर्वस्था में आ जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये कैसा परिवर्तन होता है, ये ऐसा परिवर्तन होता है कि वस्तु अपने पुनर्वस्था में क्या होता है, चला आता है। जैसे मैं कह दूं, ऐसा सुन लीजिए एक बार और, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ अपनी पुनर्वस्था में वापस चला आता है, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस कहलाता है। जैसे मैं कह दूं पानी को यदि मैं क्या करूं, पानी को यदि ठंडा करूं, क्या करूं, ठंडा करूं तो वह किसमें, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब ही टेम्परेचर हटा ये बर्फ पुनः किसमें, पानी में बदल जाएगा। यानी मैं पानी को ठंडा करूं बर्फ में बदल जाएगा, लेकिन जब ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा फिर वो क्या होगा, पानी बन जाएगा। इसी तरह मैं बात कर दूं, जैसे मान लीजिए पानी को गर्म करूं तो भाप बन जाएगा। पानी किसमें, भाप में परिवर्तित हो सकता है, भाप में। लेकिन जब ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जब ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, भाप पुनः पानी में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे सुबह हुई, जैसे मैं कह दूं क्या, सुबह हुआ तो फिर शाम होगी, फिर शाम होगी तो फिर सुबह होगा। यानी यह क्रिया क्या होती, चलती रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होगा, पानी ठंडा हुआ बर्फ में बदल गया और पानी को मैंने गर्म किया तो किसमें, भाप में बदल गया, और भाप को पुनः करेंगे ठंडा तो किसमें, पानी में बदल जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ भौतिक परिवर्तन के बाद मैं बात करता हूँ रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूँ तो ऐसा परिवर्तन क्या लिखेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के गुणों, आकार एवं उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। क्या कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के गुणों, बनावट और रचना में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। कैसा परिवर्तन कहलाता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब क्या कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के गुणों, रचना और बनावट में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मैं दूध का दही बनना, आप चाहेंगे दही बनना, दूध का क्या, दही बनना। आप चाहेंगे कि पुनः दही से दूध बना ले तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर मान लीजिए क्या, लकड़ी का ही जलना,
लकड़ी को हम जला दें, लकड़ी का जलना, लकड़ी को मैं जला दूं और पुनः चाहूं कि लकड़ी पुनः फिर से लकड़ी बन जाए, तो क्या ऐसा संभव होगा? नहीं होगा। और राख में परिवर्तन हो गई, यानी ऐसा परिवर्तन जिसको पुनर्वस्था में नहीं लाया जा सके। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी दूध से दही बन गया, दूध से पनीर बन गया, दूध से खोया बन गया, तो आप चाहेंगे पुनः खोया, पनीर या फिर दही दूध में परिवर्तित हो जाए, तो संभव नहीं है। इसी तरह रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब एक बार परिवर्तन हो गया तो पुनः पूर्व पदार्थ को, यानी पहले के पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ को कौन सा, ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मैं आगे बात कर लेता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं तत्व के बारे में। आगे मैं बात कर लेता हूँ तत्व, एलिमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं तत्व। तत्व मतलब एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं या तत्व किसे कहते हैं? देखिए, तमाम सारे तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, तमाम सारे तत्व हैं। तत्व के बारे में हम लोग परिभाषा पढ़ें या तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व की एक ऐसी परिभाषा हो जाएगी कि वे पदार्थ, क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा, क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सके, तत्व कहलाता है। क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सके, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे मैं कह दूं, जैसे बात करें, जैसे मैं कह दूं सोना को मैं, या फिर मैं कह दूं लोहे को मैं कह दूं कि AU सोना हो जाए, तो क्या संभव है? लोहे को सोना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। या फिर सोने को लोहा बनाया जा सकता है? कोई भी विधि, आप उसको गर्म कर लीजिए, कोई दूसरा पदार्थ मिला दीजिए, तीसरा पदार्थ मिला दीजिए, लेकिन कभी भी लोहा सोना नहीं बन सकता या सोना कभी लोहा नहीं बन सकता। हाँ, दो धातुओं के मिलाने के बाद मिश्र धातु बनती है, और मिश्र धातु में दोनों तत्वों के गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। लेकिन कभी भी एक तत्व को आप दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसी कोई विधि नहीं जिसमें एक तत्व को दूसरे तत्व में, जैसे सोना को चांदी में, चांदी को सोने में, या फिर मैं कह दूँ हाइड्रोजन को नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। यानी तत्व की परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सके, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं क्या, तत्व की और एक परिभाषा दे सकते हैं, जिसमें केवल और केवल कितने? एक परमाणु। जिसमें केवल कितने? एक परमाणु। अभी बताएंगे परमाणु किसे कहते हैं। यानी जिसमें केवल और केवल, देखिए अकेला है, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, यानी जिसमें केवल और केवल एक परमाणु होते हैं, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहेंगे? जिसमें केवल और केवल एक परमाणु होते, तत्व कहलाता है। और तत्व की परिभाषा तो मैं बता ही दिया, जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकते या दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सके, तत्व कहलाता है। जैसे में आप लोग लिखेंगे क्या? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, अन्य बहुत सारे तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीन, तमाम सारे तत्व हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं परमाणु या एटम किसे कहते हैं? व्हाट इज एटम, या फिर व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एटम। यानी परमाणु किसे कहते हैं या परमाणु की परिभाषा क्या होती है? तो क्या कहेंगे? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण। क्या कहेंगे? परमाणु के लिए किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहेंगे? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, तमाम सारे हैं। यानी कहने का मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। जैसे मैं बात कर दूं Cl, ये क्या अकेला है? क्लोरीन से क्रिया किया और तुरंत बना लिया क्या? Cl2 का अणु, यानी क्लोरीन का एक अणु। यानी बाद में मैं बात करूंगा कि ये केवल परमाणु ही क्रिया क्यों करते हैं, अणु क्यों क्रिया नहीं करता, क्योंकि
परमाणुओं के क्या होते हैं, सुन लीजिए यहीं पे, क्योंकि परमाणुओं के अष्टक पूरा नहीं होते हैं। कोई भी तत्व क्या चाहता है, अक्रिय तत्व के भांति बनना चाहता है। कोई भी तत्व क्या, अक्रिय तत्व की भांति बनाना चाहता है। अगर इसीलिए वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ही दूसरे परमाणु से क्रिया करते हैं या दूसरे तत्वों के परमाणु से क्रिया करते हैं और यौगिक या तो अणु बना लेते हैं। इसलिए हमेशा कौन भाग लेता है, परमाणु ही भाग लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि हर परमाणु अक्रिय तत्व के भांति बनने का प्रयास करता है। इसीलिए परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं या फिर यौगिक बनाते हैं। परिभाषा एक और बार बता देता हूँ, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। अब दूसरी बात कर लेते हैं अणु के बारे में। क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या फिर किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसलिए भाग नहीं लेता क्योंकि इसका अष्टक ऑलरेडी पूरा होता है। ये दो परमाणु यानी क्लोरीन से क्रिया करके Cl2 बना लिया, यानी क्लोरीन का अणु बना लिया। यानी कहने का मतलब जब इसका अष्टक पूरा तो क्यों क्रिया करेगा, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी Cl2 स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि O और O मिलेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं रह सकता कि ये जब अकेला रहेगा तुरंत दूसरे ऑक्सीजन से या दूसरे अणु से क्रिया करके दूसरे परमाणु से क्रिया करके तुरंत क्या बना लेगा, अणु बना लेगा। इसीलिए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे N2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, कुछ भी है। यानी जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब अगली बात हम कर लेते हैं यौगिक के बारे में। किसके बारे में, यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं, कंपाउंड के बारे में, या कंपाउंड किसे कहते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने के पश्चात, क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के पश्चात जो कुछ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के पश्चात जो कुछ बनता है यौगिक कहलाता है। जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे 2H, मान लीजिए 2H, मान लीजिए 2H और ऑक्सीजन क्रिया कर लिए, तुरंत क्या बना लिया, H2O बना लिया। चाहे कुछ भी मान लीजिए मैं कह दूँ C+O2 क्रिया कर लिए तो बना लिया क्या, CO2। ये क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया। यानी इसकी और इसकी क्या है मात्रा निश्चित, इसका एक परमाणु और इसके कितने, दो परमाणु। यानी कहने का मतलब इसके एक परमाणु और इसका दो परमाणु मिला के क्या बनाया, CO2 बनाया। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसकी मात्रा कम होगी या कोई भी इसमें डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा, यौगिक नहीं बनेगा। जैसे H2O की ही बात कर दें तो H2O में कितना हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने, एक परमाणु होते हैं। कितने, यानी कहने का मतलब अगर इनका अनुपात गड़बड़ हुआ तो पानी नहीं बनेगा, अगर इनका अनुपात गड़बड़ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी। यानी अगर इसमें कहने का मतलब किसी भी तत्व को अगर यौगिक बनाना है तो परमाणुओं का या फिर अणुओं का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। क्या कहेंगे, यानी अगर अनुपात निश्चित होगा तभी यौगिक बन सकता है, अन्यथा यौगिक नहीं बन सकता। जैसे मैं दिखाया C+O2, तभी तो CO2 बना। और मैं MgO की बात कर लूँ, Mg+O, ठीक है, क्रिया कर लिया, क्या बना लिया, MgO बना लिया। यानी इसका एक परमाणु तब जाके MgO बना। यानी कहने का मतलब यौगिक बनाने के लिए हमेशा किसका, निश्चित अनुपात का होना क्या है, जरूरी है। तो परिभाषा आपको मैं बता ही दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के पश्चात जो कुछ बनता है क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है।
ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण, देखिए मिश्रण की परिभाषा हो जाएगी जब दो, जैसे मैं एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा होगा, कम डालेंगे तो कम मीठा होगा, लेकिन मिश्रण क्या होगा, बनेगा। चीनी और नमक का घोल कर दूं या कुछ भी बनाऊं, यानी किसी भी ऐसे मैंने दो पदार्थों को उठाया, ऐसे मिला दिया, तो क्या बन गया, मिश्रण। यानी परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, अनुपात इसमें निश्चित तो अच्छा है, जैसे भी मिला तो मिश्रण बनेगा, कुछ भी उठा के डालो मिश्रण बन जाएगा। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने के पश्चात जो कुछ बनता है मिश्रण कहलाता है। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने के पश्चात जो कुछ बनता है मिश्रण कहलाता है। जैसे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं चीनी और पानी का घोल, क्या बोलेंगे, चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, लोहे और बालू का मिश्रण, तमाम सारे मिश्रण हो जाएंगे क्या, मिश्रण के उतारे। क्या उदाहरण में अगर आप लिखना चाहते लिख लेना, चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, बालू और पानी का मिश्रण, बालू और तमाम मिट्टी का मिश्रण, तमाम सारे मिश्रण होता है, किसी अनुपात में दो पदार्थों को मिलाया, बन गया क्या, मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरा क्या होता है, विषमांगी। पहला क्या, समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है, जिसमें समान अंग हो, यानी सम प्लस क्या होगा, अंग। यानी कहने का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होगा, परिभाषा हो जाएगी समांगी मिश्रण की, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी इसका भी समान अंग, इसका भी समान अंग। यानी कहने का मतलब परिभाषा हो जाएगी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का घोल, चीनी और नमक का घोल, तमाम सारे उदाहरण हो सकते हैं। चीनी और पानी का घोल, चीनी और नमक का घोल, तमाम सारे उदाहरण हो सकते हैं समांगी मिश्रण का। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। विष मतलब विषम हो, जिसमें क्या हो गए, अंग क्या हो, समान अलग अलग हो, इसको कैसा मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या होगा, ऐसा मिश्रण, परिभाषा होगी ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या परिभाषा होगी, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे को अगर नमक में डाल दें तो लोहे का बुरादा क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। जैसे मैं बालू को उठाकर पानी में डाल दूं तो बाली क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्या हो जाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा। रेत उठाकर डालिए, रेत भी क्या होता है, पहले पानी में घुली रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, बॉटल में या फिर बर्तन में, पात्र में क्या होती है, बैठ जाती। मिट्टी को भी घोल दीजिए, वो घुलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे बैठ के क्या हो जाएगी, तली में चिपक जाएगी, बैठ जाएगी, और पानी क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी इसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। क्या कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात करते हैं अणु के प्रकार। देखिए अणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व के अणु। पहला क्या होता है, तत्व के अणु, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या कहेंगे, पहला क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा या फिर नॉर्मली से लिख सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे, तत्व के अणु में
इसमें एक ही पदार्थ के दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। क्या कहेंगे? जिसमें एक ही पदार्थ के दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करे तो ऐसे अणु को तत्व के अणु कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसमें एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करे तो ऐसे अणु को तत्व के अणु कहते हैं। जैसे मैं कह दूं यन और यन, नाइट्रोजन के दो अणु मिले, नाइट्रोजन के दो परमाणु मिले और तुरंत क्या बना लिया? N2 बना लिया। यानी ये क्या है? नाइट्रोजन का अणु है। ये किसका अणु है? नाइट्रोजन का अणु है। इसी तरह मैं बात कर दूँ ऑक्सीजन के एक एक परमाणु मिले और क्या बना लिए? O2 का अणु बना लिया। इसी तरह मैं बात कर लूँ Cl का, क्लोरीन से क्रिया किया और क्या बना लिया? Cl2 बना लिया। यानी क्लोरीन के अणु बना लिए। यानी इसमें क्या है? दोनों पदार्थ क्या है? दोनों तत्व क्या एक ही है। तो क्या कहेंगे? जिसमें एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करे तो ऐसे अणु को क्या कहते हैं? तत्व के अणु कहते हैं। अब दूसरी मैं बात कर लूँ यौगिक अणु। यौगिक अणु की बात करूँ क्या कहेंगे? यौगिक अणु की बात करें तो हो जाएगा क्या? जब भिन्न भिन्न पदार्थों के, क्या कहेंगे? जब भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु आपस में क्रिया करके एक अणु का निर्माण करते हैं तो इसे कहते हैं यौगिक अणु। इसको क्या कहेंगे? यौगिक अणु कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? जब भिन्न भिन्न पदार्थों के दो अणु, दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु, क्या कहेंगे? जब भिन्न भिन्न पदार्थों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो ऐसे अणु को यौगिक अणु करते हैं। जैसे मैं कह दूँ H+Cl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया किए और तुरंत क्या बना लिया? HCl। मैं बात कर दूँ H2 और प्लस ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये क्रिया करके क्या बना लिया? H2O बना लिया। इसी तरह मैं बात करूँ Mg+O की बात करूँ तो तुरंत क्या बना लिया? MgO बना लिया। इस तरह मैं C+O2 की बात करूँ तो क्रिया करके क्या बना लिया? CO2 बना लिया। तमाम सारे, यानी ये जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं तो ऐसे यौगिक को या ऐसे अणु को क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब आगे हम बात कर लेते हैं परमाणुकता की। परमाणुकता किसे कहते हैं? परमाणुकता की परिभाषा हो जाएगी किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित, यानी क्या कहेंगे? किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहते हैं। जैसे मैं बात कर दूं N2 की परमाणुकता कितने हैं? दो, नाइट्रोजन के कितने अणु? दो परमाणु क्रिया की हैं तब जाके N2 बनाता आता। इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह मैं बात कर दूं किसकी? O3 की, ओजोन की बात करूं तो इसमें कितने? ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में जुड़े हैं तब जाके ओजोन बना है, अतः इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, यानी ये परमाणुकता क्या कहेंगे? किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व या उस यौगिक का परमाणुकता कहते हैं। अब देखिए, आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है और कल मैं अगले वीडियो में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या फिर परमाणु किस तरीके से कार्य करते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे और परमाणु किन मूल कणों से मिलकर बना है उसके बारे में पढ़ेंगे और परमाणु के मूल कणों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के मूल कणों पर उपस्थित आवेश के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, वो धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा, सारी बातों के रूप में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो ही समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।